हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम करेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये टोटल मार्क्स 80 मार्क्स के आएंगे। टाइम होगा 3 घंटे और 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको होंगे, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको 17 क्वेश्चन मिलेंगे जो 17 मार्क्स के होंगे। इस वीडियो हमने इससे पहले ये 1 मार्क्स के भाग अ के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके आगे हम करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट बी में 12 क्वेश्चन होंगे, ये 2-2 नंबर्स के होंगे। ठीक है, जो टोटल मार्क्स हो जाएगा 24 मार्क्स के। ठीक है, ये हिंदी मीडियम का सिविक साइंस है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम, एक्सप्लेन करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम, पहला क्वेश्चन हमारा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा, यहाँ पर लिखा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देख लेते हैं। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है जिससे वह जंग से बच सके और जल्दी ख़राब ना हो और लंबे समय तक टिके। तो बेसिकली इसका मेन पॉइंट क्या होता है, मेन एम ये होता है कि लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए हम पेंट किया जाता है ताकि उसके जंग ना लगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, लिखा है जब उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लो, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है। ठीक है, जब अम्ल, यह अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लें। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ठीक है, और HCl एक एसिड है। इसको अगर रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा। ठीक है, और प्लस H2O जल बनता है। ठीक है, तो हमारे आंसर में यही लिखा है जब अम्ल किसी क्षार के साथ, ये हो गया क्षार, ठीक है, ये हो गया अम्ल, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लवण और जल बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है KOH, ये भी एक क्षार है। ठीक है, ये भी एक क्षार है, और HNO3 एक अम्ल है। KOH को हम कहते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब ये जब दो नॉन रिएक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा KNO3 प्लस H2O यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट, ये हो जाएगा लवण। ठीक है, और H2O जल यानी कि जल। यानी कि जब उदासीन क्रिया में क्या होता है, क्षार और अम्ल आपस में रिएक्शन करके यानी कि अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन, एथेनॉल पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर है इथेनॉल के सेवन से मूड में बदलाव, ठीक है, धीमी प्रतिक्रिया समय, असंगठित आंदोलन, अस्पष्ट भाषण, बोलने में लड़खड़ाना, स्पष्ट ना बोल पाना, चलने फिरने में समस्या, उल्टी और पसीना आ सकता है। मैं मतलब अगर हम इथेनॉल का सेवन कर ले तो हमारे मूड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव हो जाती है। धीमी प्रतिक्रिया यानी कि हमारे काम करने की प्रतिक्रिया होती है धीमी हो जाती है। असंगठित आंदोलन यानी कि हम लड़खड़ा के चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लड़खड़ाना। अस्पष्ट भाषण, अस्पष्ट भाषण मतलब हम लड़खड़ा के भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लड़खड़ा कर बोल पाना, ठीक है, यानी स्पष्ट ना बोल पाना, चलने फिरने में समस्या, उल्टी और पसीना आ सकता है एथेनॉल, डायरेक्ट एथेनॉल पीने से। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसें को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। ठीक है, ये कह रहा है उत्कृष्ट गैसों को हम अलग समूह में क्यों रखते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। अन्य समूह तत्वों की तुलना में उत्कृष्ट गैसों को उनकी कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण एक अलग समूह में रखा गया है। इसका मतलब जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो कम प्रतिक्रियाशील होती हैं, यानी कि वो कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है, जिसके कारण हम उसे अलग रखते हैं। ठीक है, नोबल गैस, जिसे हम उत्कृष्ट गैसों को हम नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, नोबल गैस वातावरण में कम सांद्रता में होती है। ये तत्व जीनोन को छोड़कर आवर्त सारणी में
अन्य तत्वों के साथ संयोजन नहीं करते। यानी कि एक जीनन ही है जो क्रिया करता है, बाकी इसके अलग अलग जो तत्व हैं वो क्रिया नहीं करते। जो तो फिर हमारी नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस के एलिमेंट कौन से होंगे यानी तत्व कौन से होंगे? तत्व होंगे हीलियम, पहला तत्व होगा हीलियम, दूसरा होगा नियॉन, तीसरा होगा आर्गन, चौथा होगा क्रिप्टॉन और पांचवा होगा जीनन। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन रिएक्ट नहीं करते किसी भी अलग तत्व के साथ, और जो जीनॉन होता है वो रिएक्ट करता है किसी, मतलब ये थोड़ी बहुत क्रियाशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। छुई मुई पादप यानी पौधा की गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि छुई मुई जो पौधा होता है उसकी गति और जब चलते हैं तो हमारे टांग में होने वाली गति में अंतर बताना है। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा, पहले हम ऐसा कॉलम बना लेंगे। जब भी हमें कोई अंतर पूछे तो हमें इस प्रकार का कॉलम बनाना है। एक साइड लिखना है छुई मुई पौधा जिसके बारे में पूछा है, ठीक है, और दूसरी साइड टांगों में होने वाली गति। ठीक है, तो छुई मुई पौधे के बारे में देखते हैं। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इससे जानकारी स्थानांतरित करने के लिए कोई उत्तक नहीं होते। ठीक है, इसमें जो जानकारी स्थान यानी ले जाने के लिए कोई भी उत्तक नहीं होते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसमें अगर इसके मूवमेंट के लिए छुई मुई के पौधे के जो मूवमेंट, चाहे फिर आंदोलन कह लो चाहे गति कह लो, इसके उसके मतलब इसमें किसी भी गति के लिए किसी प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। टांग में देख लेते हैं। हमारी टांग में यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, इसमें जानकारी स्थानांतरित करने के लिए तंत्रिका तंत्र की सहायता से होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो अगर जानकारी हम स्थानांतरित करें तो इसमें किसकी मदद से करता है? वो तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या था? छुई मुई के पौधे में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे टांगों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है मूवमेंट के लिए, यानी कि गति करने के लिए, चलने फिरने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूप अंग। ठीक है, समरूप अंग क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमें समरूप अंग के बारे में बताना है, तो देख लेते हैं आंसर क्या है। समरूप अंग विभिन्न जीवों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न जीव मतलब जैसे कोई भी ले लो, पक्षी ले लो और जानवर ले लो, ठीक है, या इंसान ही ले लो। ठीक है, तो उनमें क्या है, जीवों में जो अंग होते हैं ना, कार्य करने के लिए तो समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति यानी बनावट में कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण हमारे पास तितली के पंख, पक्षी के पंख। ठीक है, देखो तितली के पंख और पक्षी के पंख दोनों के पास पंख होते हैं। तितली के पास भी पंख होती है, ठीक है, और पक्षी के पास भी पंख होती है। कार्य करने मतलब देखो तितली भी अपने पंख की सहायता से उड़ती है और पक्षी भी अपने पंख की सहायता से उड़ते हैं। तो उड़ने का तो काम हो रहा है, लेकिन उनकी जो बनावट होती है ना, उत्पत्ति होती है, यानी आप लिख सकते हैं हम बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है। आप ठीक है, आप कभी भी देखना कि जो तितली के पंख होते हैं उसकी बनावट अलग होती है और पक्षियों की बनावट अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लक्षण लिखो। ठीक है, हमें बताना है जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या खूबियाँ भी आ सकता है क्वेश्चन, लक्षण भी हो सकता है या फिर विशेषताएं भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लक्षण की जगह, तो उत्तर क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, हम पहले लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, हमें बताना लक्षण शो करना है। ठीक है, लक्षण है या फिर यहाँ पर आ सकता है विशेषताएं भी आ सकती हैं या फिर ठीक है विशेषताएं भी आ सकती हैं, ये गुण भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल ठीक है, जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा ना, अपना परछाई बनाएगा चाहे प्रतिबिंब बनाता है, वो सीधा बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही ये
उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी गई है। ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है। पार्श्व परिवर्तित पीछे, बगल, यानी कि या तो सामने का दो या तो बगल में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है इसका। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम अपने घरों में हमारे पास शीशे होते हैं ना, तो समतल दर्पण के बने होते हैं। आप देखोगे कि जो हमारा, हम अगर शीशे में जब शक्ल देखते हैं ना, तो हमारी शक्ल और जो हमारी जो रियल इमेज होती है और जो प्रतिबिंब बनता है अंदर का, वो उस आकार में बराबर होता है और डिस्टेंस भी उतनी ही दूरी पे होती है और वो सीधा बनता है, उल्टा या फिर टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता, वो सीधा बनता है। ठीक है। और हमारे बगल में बनता है। ठीक है। यानी कि हमारे सामने बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है नेत्र गोलक के आगे लगा लेंस। ठीक है। नेत्र गोलक के आगे लगा लेंस कैसा होता है, ये पूछ रहा है हमारी जो आंखों में जो लेंस लगा होता है ना, कैसा होता है। ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो जो इसके साथ में दो क्वेश्चन है इसमें, इसका काम भी बताना है, जो लेंस लगे होते हैं उनका काम भी बताना है, और लेंस मतलब जो लेंस लगा होता है कैसा लेंस होता है। ठीक है। तो आंसर है, देख लेते हैं। मानवीय आँख में नेत्र गोलक के आगे लगा लेंस रेशेदार जेली जैसा, यानी कि जो हमारी आंखों में जो लेंस लगाता है रेशेदार जेली जैसा उत्तल होता है। ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस का लगा होता है रेशेदार जेली जैसा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, इसकी वक्रता सिलियरी मांसपेशियों से नियंत्रित होती है, यानी कि जो इसकी वक्रता होती है, यानी कि जो गोलाई होती है या फिर रेडियस समझ सकते हो आप, इसकी जो वक्रता सिलियरी मांसपेशियों से नियंत्रित होती है। सिलियरी मांसपेशियाँ छोटी कर सकते हैं तो बड़ी कर सकता है। ठीक है। कार्निया और एक्वस ह्यूमर प्रकाश की अधिकांश, ठीक है, कार्निया और एक्वस ह्यूमर प्रकाश की अधिकांश किरणों का अपवर्तन कर देता है। ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस उनकी फोकस दूरी को सुनिश्चित उचित रूप प्रदान करता है ताकि वे रेटिना पर वस्तु का बिंब बना सके। ठीक है। यानी कि इसका मुख्य काम हम लिख सकते हैं, पहला तो 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, मानवीय आंख में नेत्र गोलक के आगे लगा लेंस रेशेदार जेली जैसा उत्तल होता है। ठीक है। दूसरा मुख्य इसका काम बता सकते हैं कि ये इसको मतलब प्रतिबिंब वस्तु पर, रेटिना पर वस्तु का बिंब बना सकते हैं, बनाने का काम करते हैं, यानी कि इमेज बनाने का काम करता है। ठीक है। या फिर वस्तु का इमेज या फिर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इस लेंस का काम किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चित्र में किस नियम को दर्शाया गया है। ठीक है। नियम की परिभाषा दो, इसका प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है। ठीक है। हमें इसका यूज़ बताना है। ठीक है। और मतलब ये चित्र आपके पास सामने दिख रहा है। ठीक है। ये चित्र, ये किसका चित्र है, ठीक है, या क्या शो कर रहा है, ये बताना है। ठीक है। और नियम की, इस नियम का जो है इसकी परिभाषा भी देनी है, इसका प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है, यानी जो प्रयोग है किस यंत्र में किया जाता है। ठीक है। तो नियम है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। ठीक है। ये जो नियम आएगा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, इंग्लिश में बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या कह रही है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, मध्यता तथा अंगुष्ठ को, ठीक है, इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यानी कि ये मान लो तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये अंगूठा है और ये मध्यम का है, हमें इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो, एक दूसरे पर लंब हो। ठीक है। तो देखो जो तर्जनी उंगली है वो अंगूठे पर लंब है। ठीक है। जो मध्यता उंगली है वो तर्जनी पर लंब है, और जो बल है वो अंगूठा है वो तर्जनी पर वो लंब है। ठीक है। इससे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो जो ये तर्जनी उंगली, मध्यका उंगली और अंगुष्ठ उंगली क्या क्या शो करते हैं। ठीक है। जो तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करता है। मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को शो करता है, यानी कि ये जो मध्यता है ये विद्युत धारा को शो करेगा। अंगूठा है बल को शो करेगा, और तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। ठीक है। यही सारे इसमें पॉइंट दिखे हुए हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है। और एक लास्ट का क्वेश्चन है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, यानी कि इस नियम का प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है। तो विद्युत जनित्र, हिंदी में होगा विद्युत जनित्र या फिर
इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भूतापी ऊर्जा। ठीक है, भूतापी ऊर्जा क्या होती है, हमें बताना है। जो भूतापी यानी जो भूमि यानी भूमि से जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, भूमि के ताप के कारण जो ऊर्जा मिलती है वो क्या होती है। तो आंसर है भूतापी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यानी कि हमको पता है जो हमारे पृथ्वी के एकदम अंदर अगर हम ज़्यादा बहुत नीचे जाए ना तो बहुत ही पृथ्वी गर्म होती है, तो वो वहाँ से हम ऊर्जा निकालते, ताप को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, भूतापी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापी ऊर्जा ग्रह के मूल गठन, ठीक है, से खनिज के रेडियोधर्मी, ठीक है, क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, भूतापी ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, ठीक है, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान क्यों समझते हैं। ठीक है, जो बायोगैस संयंत्र होता है किसान के लिए वरदान क्यों माना जाता है। ठीक है, उत्तर है बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान माना जाता है क्योंकि बायोगैस संयंत्र से गैसीय ईंधन के अतिरिक्त सलरी के रूप में खाद भी मिलता है। ठीक है, तो देखो बायोगैस से हमें क्या मिलता है, देखो बायोगैस से गैसीय ईंधन तो मिलता ही है, यानी बायोगैस हमें बिजली तो मिलती ही मिलती है, या फिर गैस ईंधन कुछ भी कर लो वो तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ उसके अतिरिक्त हमें सैलरी के रूप में, ठीक है, सैलरी के रूप में यानी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो खाद भी हमें मिल जाता है। और खाद क्या करेंगे, जो किसान होंगे खेतों में डाल के फसल उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बायोगैस संयंत्र को यहाँ पे आप एक और लाइन लिख सकते हो, इसलिए बायोगैस संयंत्र को किसानों के लिए वरदान माना समझते हैं या फिर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन के लिए आवश्यक है, सिद्ध करो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जल जीवन के लिए आवश्यक क्यों है, या तो जल के लिए, या तो जल का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, या तो भूमि के बारे में बताना भूमि के लिए। ठीक है, या तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए जैसे कि कूड़े का निपटारा करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर 4 नंबर नहीं आता 3 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप छोटा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, जल की अनुपस्थिति में जीव जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं, ये ठीक है, और यह कोशिकाएं जीव द्रव से बनी होती हैं जिसमें लगभग 90% जल होता है। ठीक है, कोशिकाओं की सारी सक्रियता जल के माध्यम से ही होती है, यानी जो कोशिका की जितनी भी सक्रियता में कार्य करने की क्षमता होती है वो जल के माध्यम से ही होती है। जल संवेदन तथा वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जल क्या करता है, हमारे मानव जो हम हमारे ताप को हमारे शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है जल। थर्ड पॉइंट है जल हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन के लिए अच्छा माध्यम है। ठीक है, जो हमारे शरीरों में व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उसके उत्सर्जन के लिए भी जो जल है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इन सभी कारणों से जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है, आपके पूरे टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब विशाल एजुकेशन फॉर सच अ मोर वीडियो। थैंक यू।